Hello students, today we will start another new topic, that is agonist, antagonist, competitive and non-competitive or sparse receptors. Before starting today's presentation, we must know about the drug action. So firstly, we will study about the drug action. Okay, so start with the drug action. What is drug action? Drug impart their action by interacting to the receptors. Here you can see in the diagram, the drug is making complex with the receptor and ultimate give its response. So as uh, a ligand is a substance that form a complex with the biomolecules to serve a biological purpose. In protein ligand binding, the ligand is usually a molecule which produce a signal by binding to a site on the target protein. सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो ड्रग है वो रिसेप्टर के साथ में अपना कॉम्प्लेक्स बना के एक ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाकर अपना रिस्पॉन्स किसी भी साइट ऑफ एक्शन पर या टारगेट प्रोटीन पर देता है। तो यहाँ पर ड्रग को हम एज अ लिगेंड मान सकते हैं और हम ये कह सकते हैं कि जो भी कोई मॉलिक्यूल जो रिसेप्टर के साथ में बाइंड होने के लिए एक्टिवेट होता है उसको हम लिगेंड की तरह मान सकते हैं कि वो लिगेंड होता है। तो लिगेंड को आप समझने के लिए बस सिंपली आप समझ सकते हो कि जो मॉलिक्यूल रिसेप्टर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा दैट इज नोन एज लिगेंड। ओके, और लिगेंड जो है वो क्या करता है, वो उसका कॉम्प्लेक्स मतलब रिसेप्टर के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी रिस्पॉन्स के लिए। अगर वो लिगैंड या वो कोई भी ड्रग अपने रिसेप्टर के साथ में कॉम्प्लेक्स नहीं बना रही है दैट मीन्स कि रिस्पॉन्स वहाँ पर आपको एक्शन साइट पर दिखाई नहीं देगा। सो ड्रग एक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपका लिगैंड या जो भी ड्रग है वो अपने रिसेप्टर के लिए एफिनिटी को शो करे और बहुत ही ज़्यादा हाईली एक्टिव हो उस साइट पर बाइंडिंग के लिए। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो डायग्राम में ही एज इट इज जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और आप समझ भी पा रहे हो कि receptor is very important for making a drug receptor complex and ultimate give its response. Okay, now next we have agonist. So what is agonist? The drug that activate the receptors are known as agonist. तो जो भी ड्रग्स जो होती हैं जो रिसेप्टर को एक्टिवेट करती हैं उन सभी ड्रग्स को हम एगोनिस्ट कहते हैं एंड दे शो द सिमिलैरिटी विद द नेचुरल हार्मोन्स और ट्रांसमीटर्स। इनकी जो हम कह सकते हैं प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली नेचुरल हार्मोन या फिर ट्रांसमीटर की तरह दिखाई देती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजिली मतलब एक ईजी वे देती हैं ताकि वो रिसेप्टर के साथ ईजिली बाइंड हो सकें। ठीक है, देन दे हैव बोथ इंट्रेंसिक एक्टिविटी एंड एफिनिटी। तो इंट्रेंसिक एक्टिविटी और एफिनिटी इनके पास दोनों चीज़ें होती हैं। सो हम एक एक करके देख लेते हैं कि एफिनिटी क्या होता है या इंट्रेंसिक एक्टिविटी क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एफिनिटी क्या होता है। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ड्रग टू बाइंड विद द रिसेप्टर। मतलब ड्रग की वो एबिलिटी जो रिसेप्टर के साथ बाइंड होती है उसको हम एफिनिटी कहते हैं। एफिकेसी की बात करें तो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ड्रग टू एक्टिवेट द रिसेप्टर टू प्रोड्यूस रिस्पॉन्स। मतलब कि ड्रग की वो एबिलिटी जो किसी भी रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है और रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करवाती है, वो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक एक्टिविटी। नाउ पार्शियल एगोनिस्ट एंड इनवर्स एगोनिस्ट। जो एगोनिस्ट होते हैं उनके दो टाइप हैं, पार्शियल एंड इनवर्स। पार्शियल का मतलब हाफ, यानी कि हाफ, अगर हाफ कोई भी चीज़ है तो अपना जो उसका रिस्पॉन्स होगा वो भी हाफ ही होगा ना। तो बिहेव एज बोथ एंटागोनिस्ट एंड एगोनिस्ट। ये एंटागोनिस्ट एंड एगोनिस्ट दोनों की तरह काम करते हैं एंड इट एक्टिवेट अ रिसेप्टर टू प्रोड्यूस सब मैक्सिमल इफेक्ट बट एंटागोनाइजेस द एक्शन ऑफ अ फुल एगोनिस्ट। इनका जो रिसेप्टर का जो हम कह सकते हैं रिस्पॉन्स होता है वो सब मैक्सिमल होता है, यानी ये अपना सब मैक्सिमल इफेक्ट को शो करती हैं। बहुत ही ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम नहीं, एक हम कह सकते हैं सब मैक्सिमल इफेक्ट इनका होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनवर्स एगोनिस्ट। तो इनवर्स एगोनिस्ट क्या होते हैं, प्रोड्यूस इफेक्ट अपोजिट टू द एगोनिस्ट। इनका जो इफेक्ट होता है वो जो आपकी एगोनिस्ट होता है उसके जस्ट अपोजिट होता है। तो इनवर्स एगोनिस्ट क्या करते हैं, इट एक्टिवेट अ रिसेप्टर टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट इन दी अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन का मतलब यहाँ हो गया कि एगोनिस्ट के जस्ट अपोजिट जो है वो इफेक्ट यहाँ पर इनका शो होता है, इसीलिए इनको इनवर्स एगोनिस्ट कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट वी हैव एंटागोनिस्ट। तो एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, एंटागोनिस्ट shows structural similarity to natural agonist in order to get recognized by the receptor. These occupy receptor site at making the receptor unavailable for binding of the natural chemical and transmitters.
They itself do not produce any response. Thus, antagonists have only affinity but do not have any intrinsic activity. तो एंटागोनिस्ट क्या हो गया? एंटागोनिस्ट हमेशा रिसेप्टर के साथ बाइंड तो करते हैं मगर अपना कोई भी एक्शन या फिर रिस्पॉन्स को शो नहीं करते हैं। इसी वजह से इनके पास सिर्फ एफिनिटी तो है बट इंट्रेंसिक एक्टिविटी नहीं होती है। और एफिनिटी मैंने अभी अभी आपको बता रखी है कि एफिनिटी क्या है। एफिनिटी ड्रग की वो एबिलिटी है जो रिसेप्टर के साथ बाइंड होती है। तो इनके पास एफिनिटी तो है क्योंकि ये बाइंड तो होते हैं रिसेप्टर के साथ, लेकिन इनके पास एफिकेसी या फिर इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं होती है। और इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या है? एबिलिटी ऑफ ड्रग टू एक्टिवेट द रिसेप्टर एंड प्रोड्यूस रिस्पॉन्स, यानी कि ये अपना कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो एंटागोनिस्ट होते हैं ये चार तरीके से होते हैं और इनके टाइप क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट यानी कि दे हैव एफिनिटी बट नॉट इंट्रिंसिक एक्टिविटी, यानी ऐसी ड्रग्स जिनके पास एफिनिटी तो है बट इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं है और ये हमेशा क्या करती हैं, एक दूसरे ड्रग मॉलिक्यूल के साथ में कॉम्पीट करती हैं फॉर दी बाइंडिंग टू दी पर्टिकुलर रिसेप्टर। ठीक है। इरिवर्सिबल की अगर हम बात करें, इरिवर्सिबल रिसेप्टर्स क्या होते हैं? दीज एंटागोनाइज शो नॉन कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन बिटवीन द एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। द एंटागोनिस्ट शो high affinity for the receptor with which it bind with the reversible covalent bond। यानी यहाँ पर irreversible antagonist हो गए जो क्या करते हैं, जो भी रिसेप्टर है उसके साथ में कैसे बाइंड करेंगे? इरिवर्सिबली बाइंड करते हैं। ठीक है। और यहाँ पर भी सेम चीज़ होती है क्योंकि ये एंटागोनिस्ट है तो इसका कोई भी खुद का रिस्पॉन्स या फिर कोई भी एक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। दे बाइंड टू द रिसेप्टर अदर देन द बाइंडिंग साइट, मतलब कि ये रिसेप्टर से बाइंड तो करते हैं लेकिन कहाँ बाइंड करेंगे? जो बाइंडिंग साइट है उसको छोड़कर बाकी कहीं भी रिसेप्टर के साथ में ये बाइंड कर देते हैं। ठीक है। और इनका कोई भी रिस्पॉन्स भी नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट। ये क्या है? दिस एंटागोनिस्ट डिस्क्राइब द इंटरेक्शन बिटवीन टू ड्रग हैविंग अपोजिट फार्माकोलॉजिकल एक्शन, यानी कोई भी एक रिसेप्टर है और दो ड्रग्स हैं जिनके अलग अलग फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। अब वो क्या कर रहे हैं? वो वहाँ पर इंटरेक्शन कर रहे हैं किसी भी एक पर्टिकुलर रिसेप्टर के लिए। ठीक है। तो उस रिसेप्टर के लिए जब दो अलग अलग जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन की जो ड्रग्स हैं वो क्या करती हैं, वहाँ पर बाइंडिंग साइट के लिए कॉम्पीट कर रही हैं या वहाँ पर जुड़ने के लिए इंटरेक्ट कर रही हैं, देन इट इज़ नोन एज फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। यहाँ डायग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश की गई है कि एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट जो आपके पास यहाँ पर डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है जिसमें क्या है, एक एगोनिस्ट जो है मतलब कि एक आपकी ड्रग जो है जो कि एगोनिस्टिक इन नेचर है, वो क्या करती है? रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है और उसके पास एफिनिटी और आपकी एफिकेसी दोनों ही होता है। इस वजह से ये फुली पूरा रिस्पॉन्स वहाँ पर शो करती हैं। अभी हम बात करते हैं सेकंड डायग्राम की जो कि एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों का है, यानी कि मिक्स्ड एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट होंगे। जो ड्रग होगी उसके पास दोनों नेचर होगा, वो एगोनिस्ट भी होती है वो एंटागोनिस्ट भी होती है। इट मीन्स कि उसके पास रिस्पॉन्स जो भी ड्रग है उसके साथ रिस्पॉन्स देने के मतलब रिस्पॉन्स भी देने की हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी है। और एंटागोनिस्ट मतलब कि वो रिस्पॉन्स नहीं भी देगी, दोनों तरीके से काम करेगी। अब ये दोनों ही जाकर रिसेप्टर के साथ अगर बाइंड करती हैं तो क्या करेगा, जो आपका रिसेप्टर है वो रिस्पॉन्स तो वहाँ पर शो होगा लेकिन इतना लेस होगा कि उसकी कोई भी एक्टिवेशन मतलब वहाँ पर वो आपको रिस्पॉन्स दिखाई नहीं देगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों ही नेचर में है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम थर्ड डायग्राम की बात करते हैं जो कि एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट की है। और इस एंटागोनिस्ट में क्या है, एंटागोनिस्ट रिसेप्टर के साथ जाकर बाइंड कर देता है और बाइंड करने के बाद में वहाँ पर जो भी रिस्पॉन्स है वो वहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है। इस वजह से कोई भी एक्टिवेशन वहाँ पर नहीं होता है। तो एंटागोनिस्ट हमेशा बाइंडिंग तो करता है रिसेप्टर के साथ लेकिन कभी भी अपने एक्शन को वहाँ पर शो नहीं करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्रग रिसेप्टर्स की, या फिर हम कह सकते हैं रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या होता है? रिसेप्टर आर द प्रोटीनिशियस मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन दी सेल वॉल, यानी सेल वॉल पर प्रेजेंट होने वाले मैक्रोमोलिक्यूल्स जो कि प्रोटीन के बने हुए होते हैं उनको हम रिसेप्टर कहते हैं। दे रिकॉग्नाइज केमिकल सिग्नल्स एंड रिस्पॉन्ड टू द एंडोजीनियस मैसेंजर्स लाइक हॉर्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड अदर मीडिएटर्स।
काम क्या है इनका, ये जब सेल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं तो एनवायरनमेंट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको डिटेक्ट करने करके और क्या करते हैं, ये इंफॉर्मेशन को या फिर सिग्नल्स को एज अ सिग्नल रिस्पॉन्ड करते हैं और इंफॉर्मेशन को उस सेल तक लेकर जाते हैं। अब ये जितने भी हम कह सकते हैं यहाँ पर सिग्नल है, वो कैसे रिकॉग्नाइज कैसे हो रहा है, जब तक वहाँ पर किसी भी तरीके का हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर या फिर मीडिएटर किसी भी तरीके का उस जो आपका रिसेप्टर है उसके साथ में बाइंड करके कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा, तब तक किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन वहाँ से ट्रांसमिट नहीं होगी। ठीक है? तो रिसेप्टर हमेशा जब कभी भी लिगैंड और रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बनता है तभी किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ पर ट्रांसमिट होती है और रिस्पॉन्स शो होता है। तो उसी के बेसिस पर आप देखिए यहाँ पर जो रिसेप्टर है वो 2 तरीके से हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट अ सिंगल ligand receptor complex and G protein interact with the each other thus multiplying the original signal many folds। मतलब जो आपका फर्स्ट रिसेप्टर हो गया, फर्स्ट रिसेप्टर यानी कि रिसेप्टर तो प्रेजेंट है, जो लिगेंड आएगा और वो लिगेंड क्या किया उसने, उस बाइंड जो रिसेप्टर है उसके साथ में जुड़ गया और कॉम्प्लेक्स बन गया। कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में अब सेल के अंदर की चीजें चेंज होंगी ना, यानी ऊपर से तो इन्फॉर्मेशन आ गई, वो इन्फॉर्मेशन सेल के अंदर तक गई है, अब सेल के अंदर भी तो चीजें चेंज होंगी, तो सेल के अंदर जो भी चीजें चेंज हो रही हैं वो आपके सेकंड रिसेप्टर में आ जाती हैं। अब जो आपके सेल के अंदर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो उस इंफॉर्मेशन को कैप्चर करके और फिर क्या करते हैं, रिस्पॉन्स को अल्टीमेटली शो करते हैं। तो वो आपके किसके अंदर आ गए, सेकंड रिसेप्टर। सेकंड रिसेप्टर्स क्या है? सेकंडली द एक्टिवेट जी प्रोटीन रिमेन्स प्रेजेंट ऑन द लॉन्गर ड्यूरेशन देन द ओरिजिनल लिगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जाम्पल बाइंडिंग ऑफ द एल्ब्यूटेरॉल occur for a few milliseconds but the subsequent activated G protein लास्ट फॉर दी हंड्रेड्स ऑफ दी मिली सेकेंड्स। मतलब कि यहाँ पर यही बात हो गई कि जो आपकी जी प्रोटीन हमेशा कहाँ पर होती है, सेल सरफेस के अंदर प्रेजेंट होती है। क्यों? आप देखिए जो आपका रिसेप्टर है उसने लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया और लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद में उसने एक्टिवेट किसको कर दिया, सेकेंड रिसेप्टर जो कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, उसको उसने क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। यही जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर सेल के अंदर क्या करेगी, जितने भी चेंजेस हैं उन चेंजेस को या उन रिस्पॉन्स को अल्टीमेटली शो करवाती है। तो दैट इज first receptor and second receptors. Okay, so prefer your notebook for further detailed content. Thank you.